नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। जैसा कि हमारी बात चल रही थी पिछली क्लासों में सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के जो जितने भी 8 प्लैनेट्स थे उनके बारे में हमने बात खत्म कर दी थी, उनके बारे में पढ़ा हमने। जो थोड़े बहुत फैक्ट्स थे वो याद किए, वो बताया आपको कि वो क्या क्या याद करना है। ठीक है, जो भी जितना बताया, जो भी 8 प्लैनेट्स थे, जैसे हमने बताया कि उनको डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। ये जो 4 जो प्लैनेट से स्टार्टिंग वाले जो सन से एस्ट्रॉइड बेल्ट तक है उनको हमने इनर प्लैनेट नाम दिया हुआ है। फिर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से लेके कुपर बेल्ट तक है उनको नाम दिया हुआ है आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन हमने उनके बारे में पढ़ा कि कोई भी प्लैनेट है तो उसकी रोटेशन क्या होती है। वो बताया कि रोटेशन क्या होती है, जब कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पे एक बार घूम लेता है, अपनी एक्सिस पे ही एक बार घूम लेता है तो उसको एक रोटेशन बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने बात की रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन क्या था, जब कोई भी प्लैनेट सन का एक चक्कर पूरा करता है तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सन है तो ये कोई प्लैनेट है, ये एक बार इसका बाहर का चक्कर पूरा कर दिया तो ये क्या हो गया, उसका एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। ठीक है, कोई भी प्लैनेट हो गया। और हमने अलग अलग उनके टाइम जोन देखे कि कितना टाइम लगता है एक प्लैनेट को। वन बाय वन एक एक प्लैनेट के बारे में पढ़ा कि एक प्लैनेट को अगर जो सन है उसका एक चक्कर मारना है तो कितना टाइम लगेगा, अगर वो खुद की जो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तब कितना टाइम लग रहा है, हमने इसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, फिर उसके बाद हर प्लेनेट के कितने कितने उसके खुद के सैटेलाइट हैं और किसके नहीं है उसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम कौन से प्लेनेट को लगता है एक सन के बाहर एक रेवोल्यूशन लगाने में। फिर सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा प्लेनेट है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। ठीक, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, सन के बारे में, जो कि एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट माना जाता है। अगर सोलर सिस्टम में अगर ये सन बीच में अगर एग्जिस्ट ना करे तो हो सकता है जो हो सकता नहीं होगा। ठीक है, जो 8 प्लैनेट्स है वो अपनी ही धुन में घूमेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कुछ भी इसका अगर जैसे इसने जोर लगा रखा है अपनी ग्रेविटी से, अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी, ये उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनको क्या कर रहा है, अपने अराउंड घुमा रहा है। ठीक है, जैसे एक परिवार में जैसे बाप होता है तो वो क्या करता है, अपने बच्चों को क्या करता है, अपने हिसाब से जैसे जो चीज उनके लिए सही है उनको वही प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैसे ही ये भी सोलर सिस्टम में जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, जितने भी कॉमेट्स हैं, जितने भी मेटोइड्स घूमते हैं, उन सब का बाप है ये क्या, सन। ये क्या करता है, इसकी जो अपनी खुद की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके हिसाब से ये सबको घुमाता है अपने चारों तरफ। ठीक है, वैसे ही उसके बाद इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि कैसे जो सन इसकी जो सन की जो सनलाइट है वो जो धरती पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है, लेकिन वो किसकी वजह से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से पॉसिबल है। जो सन की जो लाइट है, जो ये जो लाइट छोड़ता है, सनलाइट निकलती है इसमें से, तो वो कैसे असर प्रभाव डालती है जो हमारे लाइफ है उस पे, और क्या उसका मेन रोल है, उसका जो लाइट का क्या रोल है हमारी लाइफ में। ठीक है, जैसे आप देखते हैं दिन को आप देखते हैं सब कुछ दिखता है आपको। ठीक है, जैसे ही अंधेरा होता है आपको कुछ नहीं दिखता। ठीक है, वहीं से आप देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सन। ठीक है, जो सनलाइट है उसकी वजह से आपको ये पता लगेगा कि इसके पास खुद से कहां से लाइट कहां से निकलती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है जिससे जो सन के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, वो लाइट की फॉर्म में आती है। ठीक है, जो हमें दिखती है आते हुए, ठीक है, जो हमारी धरती पे पड़ती है, जिसकी वजह से हम हर एक चीज जो विजिबल होती है हमारे लिए। ठीक, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर वो जो लाइट आती है सुबह सुबह तो उसको कितना टाइम लगता है उधर, उसको उस सन से निकल के हमारी धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर
फिर जो सन है वो बना किसका है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इसका जो जो कंपोजिशन है, इसमें जो गैसेस पड़ी हुई है वो कितने कितने परसेंट हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो आगे आ गया जो कोर है, जो उसका कोर मतलब सबसे अंदर वाला हिस्सा है जो सन का, उधर कितना टेम्परेचर है। और जो फोटोस्फीयर है, जो हमें दिन को जो हिस्सा हमें दिखता है इसका सूरज का, ठीक है, जो सूरज का जो हिस्सा हमें दिखता है सन का, तो वो हिस्सा जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसमें कितना टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो हमारा सन है उसको एक स्टार भी बोलते हैं। तो स्टार क्यों बोलते हैं, ठीक है, आपको ये सब सारा का सारा आज बताया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। उसके बाद इसकी एज बताएंगे कि कितनी, इसकी एज कितना पुराना है ये, ठीक है, ये सब चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सन के बारे में। तो सन, सबसे पहले सन है क्या, ठीक है, सन है क्या, तो सन क्या है, एक गैसियस स्फीयर है, मतलब गैस से बना हुआ एक गोला है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना है कि सन क्या है, एक गैसियस स्फीयर है, गैस का बना हुआ एक स्फीयर है, एक गोला है। जितने भी चीजें इसमें है वो सारी सारी गैस की फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप धरती पे देखते हैं, आपको जो मैटर की तीनों स्टेटें मिलती हैं, आपको जो फिजिकल स्टेटें मिलती, जैसे सॉलिड भी मिलेगा, आपको लिक्विड भी मिलेगा, आपको गैसेस भी मिलेगा। सॉलिड में आपको घर दिखते हैं जैसे, उसके बाद आपको कोई पहाड़ दिखता है, जहां कोई भी गाड़ी दिख रही है, चाहे आपको रोड दिख रहा है, चाहे आपको कुछ भी दिख रहा है, वो सारा का सारा क्या है, जो सॉलिड स्टेट में दिखता है, ठीक है। फिर लिक्विड में भी आपको लिक्विड चीजें भी मिलती हैं धरती पे, ठीक, जैसे पानी हो गया, सारे के सारे ऑयल्स जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, लिक्विड फॉर्म में हो गए। फिर उसके बाद आपको गैसेस भी दिखती हैं, ठीक है, जो आप हवा में जो गैसेस घूमती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होगी जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, और भी बाकी जो नाइट्रोजन, ये वो सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक। फिर ऐसे जैसे धरती पे तीनों की तीनों जो फॉर्म्स है जो मैटर की वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो हमारा सन है उधर सिर्फ गैसेस फॉर्म में सारी की सारी, गैस फॉर्म में सारी की सारी जो गैसें वो एग्जिस्ट करती हैं, वो सिर्फ गैस का ही बना हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ गैस का बना हुआ है। वही लिखा हुआ है उसने कि सन क्या है, वो एक गैसियस स्फीयर है, मतलब गैस से बना हुआ एक गोला है जो कहां प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो होता कहां है, वो कहां एग्जिस्ट करता है, वो सोलर सिस्टम के सेंटर में। और ये लगभग 4.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और इसकी जो एज बताई जाती है कि कितना पुराना है, तो वो लगभग 4.6 मिलियन ईयर्स, मतलब 46 लाख साल पहले का है ये, ठीक है, ये इतनी एज बताई जाती है इसकी, ठीक। फिर उसके बाद जो द हाइड्रोजन 74% एंड हीलियम 24% प्रेजेंट इन द सन। ये जो सन है, सन में जो गैसें हैं, उन गैसों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पे हीलियम पाया जाता है। जो हाइड्रोजन है वो 74% पाया जाता है, और जो हीलियम है वो कितना 24% पाया जाता है, किसमें, सन में, ठीक है। दोनों को मिला के 98% हो गया। तो सोचो कि जो सन है उसमें सिर्फ दो जो गैसें हैं वो 98% उनकी जो कंपोजिशन, उनकी हिस्सेदारी उसमें, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को देखा आपने 74% है, फिर उसके बाद हीलियम है वो उसकी 24% है, ठीक है। लेकिन जो ये जो दो गैसें हैं इनका ही मेन रोल है, इसका जो लाइट जो एनर्जी निकलती है लाइट की फॉर्म में, तो इन दो गैसों का ही मेन रोल, इनमें जो हाइड्रोजन के जो दो जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होते हैं। उस कंबाइन जब भी दो एटम जब कंबाइन होते हैं और उस किसी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई दो एटम्स जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़ के कुछ नया बनाते हैं, ठीक है, उसको
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो जो एटम्स होते हैं वो मिलके हीलियम को जो तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसी में से क्या होता है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें से, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, जो इमिट होती है, मतलब उसमें से निकलती है, तो वो लाइट की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो मेन गैसेस हैं, इनमें ही न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होती है और इन्हीं की वजह से ही जो लाइट उनमें से इमिट होती है, ठीक। और बाकी जो बचा हुआ 2% है, 2% उसमें क्या एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन, वो भी गैसेस फॉर्म में, ये 3 गैसें और एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ 2%, ओनली 2%, ठीक है। बाकी वाला जो 98% है वो सारा का सारा हाइड्रोजन और हीलियम ही एग्जिस्ट करता है उसमें, ठीक है। क्योंकि इन्हीं जो दो जो गैसेस हैं, इन्हीं की वजह से ही जो लाइट है जो सन की वो पॉसिबल है, ठीक है। फिर द न्यूक्लियर फ्यूजन इन इट्स सेंटर, जो सन है उसके सेंटर में ये जो रिएक्शन होती है, कौन सी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। जो दो एटम जो कंबाइन होकर जो नया प्रोडक्ट बनता है, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। वो कहां होती है, उसके सेंटर में होती है, ठीक। फिर इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और ये क्या करते हैं, एनर्जी को छोड़ते हैं किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में छोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द सेंट्रल पार्ट, कि जो सेंट्रल पार्ट होता है सन का, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है जहां पे ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। और इट्स डायमीटर इज 1.39 मिलियन किलोमीटर, और इसका जो सन है, सन का जो डायमीटर है वो कितना है, 1.39 मिलियन किलोमीटर है, ठीक। मेकिंग इट अबाउट 109 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ, जो अर्थ है हमारे उससे 109 गुना ज्यादा डायमीटर है, किसका, सन का, सन से 109 गुना। अब सोचो हमें धरती इतनी बड़ी लगती है, धरती हमें इतनी बड़ी लगती है कि हम दिखना तो क्या इतनी बड़ी, बहुत बड़ा लगता है हमें, धरती इतनी बड़ी लगती है हमें, तो सोचो उससे 109 गुना ज्यादा, दुगुना, एक चीज इतनी है तो दुगनी मतलब इतनी, उससे दुगनी, दुगनी नहीं, जैसे आप जैसे आपके पास 5 है इंटू 2, मतलब इसको दुगना करके 10 हो गया, दुगना नहीं, इस 5 की 109 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना बड़ा हो गया वो नंबर, ठीक है। इस तरह से ये कितना 109 गुना ज्यादा 109 गुना ज्यादा डायमीटर है किसका, सन का, ठीक है। किससे, एज कंपेयर टू अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में 109 गुना बड़ा है सन, ठीक है। फिर उसके बाद एंड इट्स, नहीं सन लिख दो क्योंकि इसकी सेंस खराब हो रही है इधर से, इट्स लिख के, सन से डायमीटर, और सन का जो डायमीटर है 1.39 मिलियन किलोमीटर है, ठीक। फिर उसके बाद जो सन कंटेन 99.8% वेट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम है उसका 99.8% वेट सिर्फ अकेले सन का है, ठीक है। सोचो कितना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पूरे सोलर सिस्टम का जो वेट है, सोलर सिस्टम का वेट है 100 केजी, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लो पूरे सोलर सिस्टम का वेट 100 केजी है, तो उसमें से सिर्फ अकेले सन का कितना वेट है, 99.8 केजी, ठीक है। 99.8 केजी सिर्फ अकेला सन ही है उसमें से, ठीक है, जो हमारा सूरज है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, मानो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका वेट अगर 100 केजी है, उसमें से 99.8 केजी सिर्फ हमारा अकेला सन है, तो बाकी बचा कितना इसमें से सिर्फ 200 ग्राम, जो 200 ग्राम क्या बचा, जो बाकी वाला जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, इस 200 ग्राम में क्या क्या आ गया, प्लैनेट्स आ गए सारे के सारे, ठीक है। फिर उसके बाद सैटेलाइट्स आ गए,
एस्ट्रॉइड्स आ गए, ठीक है, मेट्रॉइड्स आ गए, फिर उसके बाद कॉमेट्स आ गए, और उसके साथ जो ड्राफ्ट प्लैनेट हैं वो आ गए, एरिस, प्लूटो, वो सारे सारे लगा के जो बाहर वाली बेल्ट है, कुपर बेल्ट है, उसके जो आसपास में जो एरिस हो गया, प्लूटो हो गया, ठीक है, वो सारे सारे ड्राफ्ट प्लैनेट, वो भी लगा के पूरा का पूरी इतनी चीजें लगा के 200 ग्राम, सोचो वो 200 ग्राम और वो अकेला 99.8 केजी, ठीक है, इतना बड़ा है वो, ठीक है, इतना बड़ा मास जो सोलर सिस्टम का जो 99.8% जो वेट है वो अकेले सन का है, ठीक है। फिर उसके बाद द टेम्परेचर एट कोर इज 15 मिलियन केल्विन। जो कोर है जहां पर रिएक्शंस हो रही हैं वहां पे कितना टेम्परेचर है, 15 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन केल्विन, ठीक है, मतलब कोई 1.5 करोड़ केल्विन, ठीक है, 1.5 करोड़, 1 मिलियन में 10 लाख आता है, तो 15 इंटू 10 मतलब 150, मतलब 150 मतलब 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ जो केल्विन टेम्परेचर होता है सिर्फ उसके कहा, कोर में, ठीक है। और उसके फोटोस्फेयर कौन सा हिस्सा होता है, जो सबसे बाहर वाला दिखता है, जो हमें दिखता है दिन के टाइम पे, जो हमें दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर पे कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहां होता है इसकी, जो बाहर फोटोस्फेयर है इस पे होता है कितना, 5500 डिग्री सेल्सियस। और जो कोर है, कोर में कितना होता है, 15 मिलियन केल्विन, ठीक है, 15 मिलियन केल्विन मतलब 1.5 करोड़ केल्विन, ठीक है, इतना टेम्परेचर होता है इसके कहा, कोर में। कोर मतलब जो सेंटर वाला हिस्सा है, और जो फोटोस्फीयर है जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है जो हमें दिखता है, उसमें कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सनलाइट टेक्स 1 मिनट 20 सेकेंड टू रीच एट अर्थ। अब जो अर्थ पे जो लाइट आती है, जब वो सन से निकलती है, सन से निकलने से लेके हमारी धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो आप सोचो लाइट की रफ्तार कितनी होती है, और वहां से सन से इधर पहुंचने में उसको 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, तो सोचो कितना डिस्टेंस होगा वो, ठीक है, तो इतना टाइम लग जाता है उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड धरती तक पहुंचने में। द सन एमिट्स अबाउट 386 बिलियन मेगावाट्स ऑफ एनर्जी इन एवरी सेकंड। और जो सन है वो कितनी मेगावाट मेगा जो एनर्जी को किस में काउंट कर रहा है, वो मेगावाट में काउंट कर रहा है, ठीक है, लाइट की वजह से, ठीक है, लाइट की फॉर्म में निकलती है ना एनर्जी उसमें से, तो इसलिए वो मेगावाट में उसको काउंट कर रहा है। तो एनर्जी है जो वो 386 बिलियन मेगावाट, वो इतनी एमिट्स छोड़ता है, वो इतनी एनर्जी को छोड़ता है, वो कितनी एनर्जी को, लगभग 386 मिलियन मेगावाट्स की जो एनर्जी है वो हर सेकंड में छोड़ता है, क्या, सन इतनी एनर्जी हर सेकंड में छोड़ता है, ठीक है, कितनी, 386 बिलियन मेगावाट ऑफ एनर्जी इन एवरी सेकंड, हर सेकंड में जो 386 बिलियन मेगावाट से इतनी एनर्जी को छोड़ता है, ठीक है। ये आ गई, ये इतने जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद होने ही चाहिए, अगर आप कहीं भी कुछ भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम आपको ये पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आती है इसकी रोटेशन बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है, आप उसको, ये जो रोटेशन है इसकी ये समझना, 2 रोटेशन होती है सन पे, ठीक है, कौन कौन सी होती है वो, ठीक है, आप ये समझो पहले कि ये सन है, जैसे धरती है, पहले धरती को हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, और इसको वेस्ट बोलते हैं, ठीक, ये तो पता है हमें, ठीक है, ये डायरेक्शंस होगी, हम इसको बांटते हैं, ठीक है। और अर्थ पे जो बीच से काटने वाली लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो पोल्स हैं इनको पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ साउथ हैं जो पोल्स बोलते हैं। अगर ऐसे ही हम इसको अगर सन को समझें, ये क्या आ गया इसका, ये आगे
पोल्स, और ये क्या आ गई, इक्वेटर आ गया। ठीक है, तो ये जो जैसे हमारी धरती है वो क्या है, सॉलिड है, और उसमें जो जो लिक्विड है वो है, तो ये क्या करती है, एक ही घूमता है। तो जैसे ये है, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, इसको गोला मान लो, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये पूरा का पूरा एक तरफ ही घूमेगा। ठीक है, लेकिन ये है, ये गैस की फॉर्म में, ये तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं नीचे से नीचे वाली हवा को घुमाऊंगा तो पूरी हवा घूमे। ठीक है, वैसे तो नहीं होगा ना, वैसे तो है नहीं कि गैस को अगर इतनी सी थोड़ी सी नीचे वाली घुमाऊंगा तो ये पूरा घूमने लग जाएगा। गैस में तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के आस पास पास नहीं है, दूर दूर फैले हुए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं जो घुमाऊंगा तो वो एक पार्टिकल को घुमाऊंगा तो वो एक ही घूमेगा, लेकिन इसमें क्या है, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो तभी मैं उसको एक को घुमा रहा हूं तो ये पूरा पेन घूम रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है, गैस अलग है। तो इसमें दो रोटेशन होती है, एक होती है पोल रोटेशन, एक होती है पोल रोटेशन, एक होती है इक्वेटोरियल रोटेशन। अब ये समझना पोल रोटेशन क्या है। ठीक है, पोल रोटेशन है जो नीचे से ऐसे 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 घूम रहा है, जो ऐसे, उसको क्या बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं पोल रोटेशन। और इक्वेटोरियल रोटेशन कौन सी है, जो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये होगी इक्वेटोरियल रोटेशन। और जो पोल रोटेशन कौन सी है, ऐसे, जैसे आपके पास गोला है, ठीक है, ये गोला है, अगर ये जब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल रोटेशन। और जब ये गोला ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोल रोटेशन। होता क्या है, इसमें गैसें हैं, ठीक है, कुछ गैसें क्या होती हैं, ऐसे घूमती हैं, ऐसे, ठीक है, और कुछ क्या होती हैं, वो ऐसे घूमती हैं। तो ये दो रोटेशन चलती हैं इसमें। और इसमें होता क्या है कि जो इक्वेटोरियल रोटेशन है